नमस्कार, गुड न्यूज टुडे आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ गुंजन, आपका खास चुनावी शो लेकर वोट फॉर गुड। लोकतंत्र का उत्सव जारी है। चुनाव के दौरान मतदान के 4 चरण भी पूरे हो चुके हैं और अब 20 मई, 25 मई और 1 जून को तीसरे चरण का वोटिंग होनी बाकी है, जिसके बाद 4 जून को मतगणना होगी और फिर आएंगे नतीजे। इससे पहले बचे हुए 3 चरणों की वोटिंग के सिलसिले में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। आपको दिखा रहे हैं कुछ खास तस्वीरें। एक तस्वीर मुंबई की है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान लोगों का उत्साह चरम पर दिखा और लोग सड़कों पर नाचते गाते नजर आए। वहीं पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा भी प्रचार में जुटे। तिलक नगर में उनके समर्थक हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए दिखे, जबकि झारखंड के गोड्डा से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप यादव मतदाताओं को रिझाने के लिए बाजा बजाते हुए नजर आए। वहीं मतदान के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के गोपालगंज में दिव्यांग मतदाताओं ने ट्राइसाइकिल से रैली निकाली और जनता को मतदान का संदेश अनूठे तरीके से दिया। अब आपको दिखाते हैं नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार और दिवंगत पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के चुनाव प्रचार की कुछ खास तस्वीरें। बांसुरी स्वराज जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में जुटी हैं। आज सुबह वो प्रचार के लिए दिल्ली में करोल बाग के अजमल खां पार्क पहुंची। वहां पार्क में ओपन जिम में बच्चों के साथ मिलकर जिम भी किया और जिम कर रहे लोगों से बातचीत की। इतना ही नहीं, बांसुरी ने लोगों के साथ बैडमिंटन खेला, फिर पूजा पाठ कर रही महिलाओं के साथ भजन कीर्तन में भी शामिल हुई। तो ये 3 तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से जो तमाम प्रत्याशी हैं वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं अपने चुनाव प्रचार करने के। बांसुरी स्वराज से जुड़ी ये 3 तस्वीरें और तीनों अलग अलग अंदाज में। अब आपको सुनवाते हैं बांसुरी स्वराज ने लोगों से भेंट मुलाकात और चुनाव प्रचार के बाद क्या कुछ कहा। आज तो हम लोग आज सुबह आए हैं अजमल खान पार्क में करोल बाग में मॉर्निंग वॉक के लिए, और यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते करते आप ये देखिए कितना ज़्यादा आशीर्वाद भी मिल रहा है जनता जनार्दन का। मुझे लगता है कि आज सुबह तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। देखिए, ये जो गठबंधन है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, ये बहुत ही अननेचुरल अलायंस है, क्योंकि जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता से हटी है तो हमेशा आम आदमी पार्टी ने उसको निगल कर सत्ता ली है, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो। और आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने शपथ ली थी अपने बच्चों की कि वे कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने 180 डिग्री का यू टर्न करा और कांग्रेस के साथ गठबंधन करा, जिसके कारण उनकी क्रेडिबिलिटी काफी इरोड हुई है। और आप भी जानते हैं कि स्वार्थ का टिका हुआ ये गठबंधन जर्जर कर भुरभुरा रहा है, इसीलिए जो कांग्रेस का काडर है वो भी पार्टी छोड़ कर जा रहा है। ये गठबंधन बहुत बड़ी चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और दिल्ली की जनता विकास के लिए वोट करेगी, मोदी जी के लिए वोट करेगी, विकसित भारत के लिए वोट करेगी और सातों की सातों सीटें भाजपा की झोली में देगी। आम चुनाव के 4 चरण पूरे होने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि सरकार का बहुमत का आंकड़ा तो इन्हीं 4 चरणों में पूरा हो गया। तो अब आगे बचे चुनाव के 3 और चरणों में कैसी रहने वाली है लड़ाई और 400 पार के बीजेपी के नारे की क्या है हकीकत, एक खास इंटरव्यू में इसके साथ ही साथ और भी कई बड़े सवालों का बेबाकी से साफ साफ जवाब दिया अमित शाह ने। आप भी सुनिए। चुनाव का और चुनाव के परिणामों का 2 दृष्टि से बहुत महत्व है। जो भी सरकार चुनकर आए उसको देश के हर हिस्से से समर्थन प्राप्त हो और सरकार स्थिर और पूर्ण बहुमत की हो, क्योंकि सरकारें अंततोगत्वा संकल्प पत्र या घोषणा पत्र के आधार पर चुनकर आती है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव में जा रही है या पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप जो चुनाव में जा रहा है, उसका घोषणा पत्र पर ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जन समर्थन किसी भी सरकार को काम करने का विश्वास देता है। और स्थिरता न केवल देश, दुनिया भर में हमारे देश की 130 करोड़ की जनता की जो इच्छा है इसकी व्याख्या करती है। तो मैं मानता हूं हमारे 400 पार के नारे को विपक्ष ने हमेशा की तरह एक
शॉर्ट साइट, उनकी जो बहुत कम दूर की दृष्टि होती है, इससे देखकर इसको पॉलिटिसाइज करने का प्रयास किया है। मगर मैं निश्चित रूप से मानता हूं, स्थिर सरकारें देश को ताकत देती है, स्थिर सरकारें निर्णायक कदम उठाने में सहायक होती है, स्थिर सरकारें गरीबों को कल्याण करने में सहायक होती है, स्थिर सरकारें आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के खतरों को कुचल देने के लिए मददरूप होती है, और स्थिर सरकारें देश के एजेंडे को और देश की स्थिति को दुनिया में बदलने में भी बहुत सहायक होती है। जब विपक्ष इतनी ओछी राजनीति करता है तो हम तो रिसीविंग एंड पर हैं, मगर हमने देश की जनता के सामने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है कि अगर हमारा उद्देश्य आरक्षण हटाना होता तो 10 साल से हमारे पास बहुमत था, इस देश की जनता ने ही दिया था, हमने तो वो नहीं किया। और जहां तक मुसलमानों के आरक्षण का सवाल है, मैं आज भी फर्म हूं कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये संविधान की स्कीम नहीं है, संविधान इससे सहमत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जहां तक सवाल है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की संसद का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये आज जो फारूक अब्दुल्ला जी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है तो उनको सम्मान करिए, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का डिमांड न करिए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाला, जनसंख्या वाला एटॉमिक पावर भारत, ये महान देश क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? किस प्रकार की सोच है? और राहुल बाबा ने देश की जनता के सामने एक्सप्लेन करना चाहिए, इनके अलायंस के नेता और इनकी पार्टी के नेता क्या कहना चाहते हैं। पाकिस्तान का सम्मान करो मतलब क्या? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जाने दे? वो कभी नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है और हमें ही मिलना चाहिए, और वो नहीं आता है तब तक हम सबका दायित्व अधूरा है। दोनों केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, न्यायालय के सामने किसी न किसी स्तर पर पड़े हैं, लंबित है, न्यायालय ने इसका संज्ञान भी लिया है। इस पर मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब न्यायालय एक डिस्प्यूट को सीज कर सुनवाई कर रहा है, मैं नहीं मानता किसी ने इसमें दखल करनी चाहिए, न्यायालय को अपना काम करना। देखिए, राम मंदिर हमारे लिए पॉलिटिकल फायदे नुकसान का प्रश्न ही नहीं था। शुरुआत से देश के करोड़ों लोगों की विश्वास का सवाल था, आस्था का सवाल था, और करोड़ों लोगों की श्रद्धा का सवाल था। जनता के नारे कोई पॉलिटिकल पार्टी लीडर या तो आप भी नहीं तय कर सकती, वो तो जनता ही लगाएगी। देश में डेमोक्रेसी है ना, इसलिए। परंतु मुद्दा तब बना इस इलेक्शन में राम मंदिर का कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा गया, पूरे इंडिया अलायंस ने, एक घमंडिया गठबंधन ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का बहिष्कार किया। और मेरा स्पष्ट आरोप है, जिसका जवाब उन लोग देते नहीं, कि उन्होंने अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। एक ही मुद्दा है कि ईद के दिन आपको मुस्लिम भाइयों के साथ ईद मनाने में कोई झिझक नहीं है, आप मुस्लिम नहीं हो तो भी, मगर हिंदू होते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आपसे नाराज हो जाएगी। किस तरह की पॉलिटिक्स है? आप अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ छेड़ कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का एजेंडा बहुत स्पष्ट है। 10 साल में मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। 10 साल में देश के चहुमुखी विकास के लिए हमने बहुत काम किए हैं। 10 साल में देश सुरक्षित हुआ है, 10 साल में देश समृद्ध हुआ है, और 10 साल में ढेर सारी जिद्दी टाइप की समस्याओं से देश को निजात मिली है। और यही
हमारे इलेक्शन का एजेंडा है कि भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है, और वो मोदी जी के एफर्ट्स के कारण, उनकी क्षमता के कारण, उनकी संवेदनशीलता के कारण और एजेंडा को नीचे तक पहुंचाने के इनके स्वभाव के कारण हुआ है। क्योंकि 33% रिजर्वेशन इतने सालों से और किसी ने नहीं किया। नई पार्लियामेंट आई तो मोदी जी ने सबसे पहला बिल लाना कौन सा उचित समझा, तो 33% आरक्षण विधानसभाओं में और लोकसभा में लाना मोदी जी ने उचित। इतना बड़ा अधिकार मोदी जी ने इतने सालों के बाद देने का काम किया। ममता बनर्जी जी ने अपनी कार्यशैली डेवलप की है। पहले अत्याचार कराइए, जब अत्याचार करिए और होने दीजिए, और अत्याचार से जब लोग परेशान हो जाते हैं उसको उजागर करते हैं, सार्वजनिक करते हैं, तो वो छिपाने के लिए फिर से अत्याचार करिए। संदेश खाली इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे धर्म के आधार पर ढेर सारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और वो चुप बैठी है। हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है दोषियों को पकड़ने के लिए, उसके बाद भी जांच ठीक से नहीं होती है तो सीबीआई को हाईकोर्ट देती है। उनको शर्म आनी चाहिए। एक जमाने में यूपी बिहार में रैगिंग होती थी, चुनाव आयोग प्रिवेल कर गया, रैगिंग समाप्त हो गई। धीरे धीरे चुनावी कल्चर भी बदला। एक जमाने में आतंकवादी कश्मीर के अंदर वोटिंग ही नहीं होने देते थे। 2 दिन पहले वहां पर भी 35% वोटिंग हुई, एक रिकॉर्ड है। मतलब आतंकवाद जब से शुरू हुआ तब से अब तक का रिकॉर्ड है। परंतु बंगाल एक देश का एक हिस्सा ऐसा रह गया है और इसके लिए जिम्मेदार टीएमसी सरकार है, जहां चुनाव के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं लेती है। गत विधानसभा चुनाव के बाद 10 दिन में 53 लोग मरे। चुनाव की बाद चुनावी हिंसा छोड़ दीजिए, पर यहां हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ेगा, आप व्हाट्सएप पे पर्चा डाल रहे हो। जब पार्टी की एक्सपांशन की एक्सरसाइज चलती है, नीचे कोई दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं तो उनको लटका दिया जाता है। जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए, वो सारे लोग 2014 के पहले जो शरणार्थी बनकर आए, उनका अधिकार है, डॉक्यूमेंट हो न हो उनको नागरिकता मिलेगी। ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का है और हमारे गठबंधन की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। हम निश्चित रूप से बिहार में हमारा गत चुनाव का जो परफॉर्मेंस था उसको रिपीट करें। अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं, थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान देगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए। रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। मुझे 2 बात का जवाब दीजिए। अगर शरद पवार जी अजीत पवार को अपना वारिस बनाते तो पार्टी टूटती क्या? और उद्धव जी अपने बेटे की जगह एकनाथ शिंदे को महत्व देते तो पार्टी टूटती क्या? ये उद्धव जी के बेटे प्रेम के कारण और शरद पवार जी के बेटी प्रेम के कारण उनकी खुद की पार्टियां टूटी है। हमने जनता ने बड़ा किया है, तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? और मेरी बात याद रखिए, आप जो कहते हैं कि जिनका स्ट्रेचर कम है वो दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के सामने चुनाव जीत कर आए। चुनाव एक फिल्म की तरह होता है जिसमें अलग अलग सीन है, अलग अलग लोकेशन और एक है डायरेक्टर। किसी सीन में तंज है तो किसी सीन में भावुकता, किसी में सवाल है तो किसी में जवाब। कुल मिलाकर फुल ऑन एंटरटेनमेंट। और इस फिल्म की दर्शक है आम जनता, जो तय करेगी कि किस डायरेक्टर की फिल्म हिट होगी और किसकी फ्लॉप।
ऊपर ढिंचैक किया और फिर वापस चले गए। अपने मुंह से बोल करके बताया है कि आपका फिल्म का नाम है कांग्रेस का चुनावी कैंपेन है, हाथ बदलेगा हालात। माने कांग्रेस कह रही है कि हालात बिगड़े हैं जिन्हें वो बदल देगी। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के कहने से कैसे मान लिया जाए कि हालात बिगड़े हैं। तो हालात की हालत जानने राहुल गांधी रायबरेली में एक साधारण से सैलून में पहुंच गए। राहुल ने यहां अपनी दाढ़ी कटवाई और दाढ़ी बनवाते बनवाते सैलून वाले बार्बर मिथुन के जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं पर बात भी कर ली। 2005-6 से कर। अच्छा, दुकान किराए की है? हाँ सर, किराए। कितना देते हो किराया? 1500। और कितने लोग काम करते हैं? सर ये 3 लोग काम करते हैं। पापा क्या करते थे? बैंक में पीन है। अच्छा, कहीं पानी वानी देना। आपने वो एक वीडियो देखा जिसमें वो आग लगा देता है? हाँ सर। बाल पे? हाँ सर। वो क्या हो रहा है? कटवाई दाढ़ी और चर्चा में रही महंगाई। बोलते करो तो हमको कुछ पता नहीं है। जल जाएगा। चल जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये जो फैशन बनता है, अरे उधर सर ये 10-12 हजार मिलता था और खाना पीने। अब बढ़ती महंगाई के लिए हाथ क्या करेगा, कैसे हालात बदलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर राहुल गांधी सैलून में इस विश्वास से भरे रहे कि अपनी दाढ़ी कटवाने के बाद बीजेपी की हजामत जरूर बना देंगे। बहरहाल राहुल के दाढ़ी सेट करवाने ने बार्बर मिथुन का धंधा जरूर चोखा कर दिया है। राहुल के आने के बाद बार्बर मिथुन पॉपुलर हो गए हैं और खुद को मिथुन चक्रवर्ती वाले भाव से भर लिया है। साहिबान इधर बार्बर मिथुन का धंधा चमका है तो उधर कॉमेडियन श्याम रंगीला की वाराणसी से मोदी के खिलाफ लड़ने की हसरत भले ही अधूरी रह गई हो, लेकिन मोदी के खिलाफ लड़ने भर की खबर से यूट्यूब पर उनकी झांकी सज गई है। उनकी व्यूअरशिप जो बढ़ी नहीं रही थी उसमें जबरदस्त उछाल आया है, यानी मोदी के खिलाफ लड़ने भर की खबर से नाम चमक गया है। 26 लोगों का नामांकन कल हुआ है, 3 बजे के बाद में 26 लोगों का। इधर कंगना रनौत के नाम और काम की चमक ऐसी है कि उनके खिलाफ खड़े विक्रमादित्य सिंह की आंखें चौंधियाती रहती हैं। कंगना पर तंज कसकर वो इस चौंधियाहट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कंगना मंडी की अंगना, और डायरेक्टर कौन है? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी। इतने पर भी मन नहीं माना उनका। कंगना पर तंज के गोले फेंकने में वो उस्ताद हो चुके हैं। स्टेज के ऊपर ढिंचैक किया और फिर वापस चले गए। इसके लिए समय देना है, दिन रात एक करनी है, लोगों के बीच भी जाना है, मौके पर भी जाना है। तो साहिबान, चाहे नाम की चमक हो या काम की चमक, किसकी कितनी है ये तो 4 जून को पता चलने ही वाला है। जनता पर इस चमक का कोई असर नहीं होता है, उसे जो करना होता है वो कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।